हाँ भाई, तो लास्ट क्लास में हमने अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टार्ट कर लिया था, ठीक है ना। सबसे पहले मुझे बताओ व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। इट इज अ ऑफ ऑल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स। तो बेटा मैं कह रहा हूँ बीओपी क्या है, बीओपी एक अकाउंट है, ठीक है ना। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड का मतलब अकाउंट, जहां पे हम रिकॉर्ड करते हैं, क्या रिकॉर्ड करते हैं, एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स कंट्री का। समझ में आ गई बात। उसके बाद अगर मैं बात करूं, मैंने एक डेफिनेशन और कराई थी, वो डेफिनेशन क्या थी, इट इज द डिफरेंस ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ कंट्रीज गुड्स सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर। यानी बीओपी के अंदर बेटा तीन चीजें रिकॉर्ड होती हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट किस किस चीज का, गुड्स का, सर्विसेज का और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स का। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, बीओपी। देखो मैंने लिखा है यहाँ पे, बीओपी क्या है मुझे बताओ, बीओपी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एम। क्योंकि बीओपी क्या है, डिफरेंस है किस किस चीज के बीच का, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट तीन चीजें का, गुड्स सर्विसेज और यूनिलेटरल ट्रांसफर। अच्छा एक बात बताओ, क्या गुड्स और सर्विसेज को कुछ और भी बोल सकते हैं हम। गुड्स को हम टेंजिबल भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, और सर्विसेज को नॉन इनटेंजिबल, क्या बोलेंगे, इनटेंजिबल, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसी के ऊपर मैंने आपको चार फीचर्स बताए थे, बताओ। इट इज अ सिस्टमैटिक ऑफ ऑल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। उसके बाद दूसरा, इट रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर। उसके बाद इट इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग और इट इज जनरली मेड फॉर, इसको हम एक साल के लिए बनाते हैं। उसके बाद मैंने बीओपी अकाउंटिंग पढ़ाई थी आपको, मैंने बोला था बेटा बीओपी किस पे बेस्ड है, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग पे। यानी अगर हमने कोई चीज डेबिट करी है तो हमने कोई चीज क्रेडिट जरूर करी होगी, है ना। तो इसकी वजह से हमारे अकाउंट्स की दोनों साइड्स क्या रहती है, बैलेंस रहती है। तो इन अकाउंटिंग सेंस बीओपी इज ऑलवेज, बट अगर हम प्रैक्टिकल सेंस में, रियल सेंस में, जिसको इकोनॉमिक सेंस बोलते हैं, है ना, अगर इकोनॉमिक सेंस में बात करें तो बीओपी इज नेवर बैलेंस्ड। रीजन बिकॉज आइदर एक्सपोर्ट्स एक्सीड्स इंपोर्ट्स और इंपोर्ट एक्सीड्स एक्सपोर्ट। या तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा होता है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा होता है। जनरली ऐसा कभी नहीं होता कि कोई कंट्री उतना एक्सपोर्ट कर रही है जितना इंपोर्ट कर रही है। तो बीओपी इज इन जनरल टर्म्स इज नेवर बैलेंस्ड, ठीक है। उसके बाद बेटा मैं आया था बीओटी पे, मैंने आपको बीओटी का मतलब बताया था। व्हाट इज बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड। बच्चे बोलते थे बैलेंस ऑफ ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन नहीं, बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है बेटा, ये भी सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है, ये भी रिकॉर्ड करता है इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, बस किससे रिलेटेड, गुड्स से। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट गुड्स का कहां रिकॉर्ड होता है, बीओटी के अंदर। फिर मैंने एक छोटी सी बात बताई थी कि बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि हम दोबारा रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ बीओपी, बीओपी का पार्ट ही है। ऊपर बीओपी में मैंने बताया था गुड्स रिकॉर्ड होते हैं, तो बेटा इट इज बीओटी इज जस्ट अ पार्ट ऑफ बीओपी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो इट इज द डिफरेंस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स ओनली, ठीक है। क्या मैंने एक होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, करके लाए हैं, कर रखा है, ठीक है, अभी चेक करेंगे। उसके बाद बताओ भाई हम आगे किस पे आ गए थे, जल्दी बताओ। कंपोनेंट्स किस पे आ गए थे, क्या मैंने स्टार बनाया हुआ इस टॉपिक के ऊपर, बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ में आ गई बात। तो अगर कंपोनेंट्स की मैं बात करूं, तो कंपोनेंट्स के अंदर, कंपोनेंट्स का पहली बात मतलब क्या होता है, कोई मुझे बताना चाहेगा। जो वर्ड लिखा है कंपोनेंट, इसका मतलब क्या होता है। पार्ट्स। वेरी गुड, कंपोनेंट का मतलब होता है बेटा पार्ट्स, ठीक है ना, किसी भी चीज के पार्ट्स। तो मैं किसके पार्ट्स पढ़ाने जा रहा हूँ, बीओपी के, समझ में आ गई बात। तो बीओपी के दो पार्ट है, ठीक है। एक क्या है बताना जरा, करंट अकाउंट, और एक क्या है हमारे सामने, कैपिटल अकाउंट। समझ में आ रही है बात, ठीक। सबसे पहले क्या पढ़ने जा रहे हैं, करंट अकाउंट। आगे चलने से पहले एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, कोई भी अकाउंट, अकाउंट के अंदर हम कोई चीज रिकॉर्ड ही तो करते हैं, है ना, और तो कुछ नहीं करते, है ना, रिकॉर्डिंग होती है। तो बेटा कोई भी अकाउंट किस चीज से जाना जाता है, जैसे करंट अकाउंट है, मैं क्या बोलूंगा, करंट अकाउंट किस चीज से जाना जाएगा, बेटा कोई भी अकाउंट उस चीज से जाना जाता है कि उसके अंदर किस टाइप की ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती है। समझ में आ गई बात। अब मैं बोल रहा हूँ फर्नीचर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन जहां रिकॉर्ड होती है वो कौन सा अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट, है ना। मशीन से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है वो कौन सा अकाउंट है, मशीनरी अकाउंट। ऐसे ही करंट अकाउंट कौन सा है, बेटा करंट अकाउंट वो अकाउंट है जहां पे चार चीज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है। वो चार चीजें क्या है, आओ जरा डेफिनेशन में पढ़ते हैं, ठीक है ना। लिखो मेरे साथ, it is an account it is an account which records exports and imports, exports and imports of goods, comma, services, comma, incomes and
and unilateral transfers and unilateral transfers full stop। बस रुक जाओ भाई, चार चीजें दिख रही हैं क्लियरली, नहीं दिख रही है ना? मैं कह रहा हूं बेटा वो अकाउंट जहां पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किस किस चीज को रिकॉर्ड होता है, चार चीजें, गुड्स का, सर्विसेज का, आज एक चीज और ऐड कर दी मैंने, इनकम्स और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। इनका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जहां भी रिकॉर्ड हो वो कौन सा अकाउंट है आपके लिए? करंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट है? तो करंट अकाउंट की डेफिनेशन क्या है? इट इज एन अकाउंट विच रिकॉर्ड्स एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स सर्विसेज इनकम्स एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर। तभी ठीक है तुम्हारे सागर? ठीक है। उसके बाद नीचे लाइन डालो, जल्दी लिखो, कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट, कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट। अब क्वेश्चन क्या आता है, जरा क्वेश्चन भी लिखवा दूं यहीं पे, लिखो जरा क्वेश्चन, लिखो व्हाट इज करंट अकाउंट, व्हाट इज करंट अकाउंट एंड what are what are its components, what are its components, what is current account and what are its components। ठीक है ना? आओ जरा आंसर लिखते हैं। ठीक, करंट अकाउंट की डेफिनेशन तो सीधा ऊपर लिख दी हमने, है ना? कौन सा? इट इज एन अकाउंट विच रिकॉर्ड्स एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ इनकम एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर। ध्यान रखना इन सारी बातों को, ठीक है? नीचे हेडिंग डाल दो कंपोनेंट्स। ठीक है, पहला कंपोनेंट है, लिखो गुड। ठीक, अब कंपोनेंट्स का मतलब मैंने क्या बताया था सर, दोबारा बताओगे मेरे को? पार्ट्स। अब मैं किसके कंपोनेंट पढ़ा रहा हूं? करंट अकाउंट के। तो करंट अकाउंट के अंदर चार ही तो पार्ट हैं, कौन कौन से? तो यही उसके कंपोनेंट है, समझ में आ गई बात? तो पहला क्या है? गुड। ठीक है ना? लिखो इसके अंदर, लिखो इन दिस हेड, इन दिस हेड वी रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स एंड imports related to goods, comma, goods are tangible items, tangible items which have some, which have some monetary value, which has some monetary value attached to it, attached to it, full stop। ठीक, it is also known as, it is also known as, कोई बताना चाहेगा? It is also known as, देखते हैं कौन तमीज में पढ़ रहा है। It is also known as, क्या? सिर्फ गुड्स ही करंट अकाउंट होता है? सर्विसेज, इनकम, यूनिलेटरल ट्रांसफर रिकॉर्ड होती है ना वहां। इट इज ऑल्सो नोन एज, अभी भी नहीं बता पा रहे तो आप समझ लो अभी भी 70-60 में घूम रहे हो नंबरों में। अरे लगाओ दिमाग, इट इज ऑल्सो नोन एज पता है आपको, हिंट दूं थोड़ी सी? है, देखो हिंट आपके सामने से निकल जाएगी, ध्यान रखना। निकल गई। tangible asset, क्या? वेरी tangible गुड, assets, अरे इधर आंसर आ चुका है। टेंजिबल एसेट्स की बोलोगे? ठीक है बेटा, इट इज ऑल्सो नोन एज बीओटी। इसको हम क्या बोलते हैं बताओ भाई? बीओटी अभी तो बताया था। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या रिकॉर्ड करती है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। सिर्फ किससे रिलेटेड? तो मैं यहाँ क्या रिकॉर्ड कर रहा हूँ बताना?
गुड्स यही तो बीओटी है। समझ में आ गई बात? ठीक है, आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी बेटे सारी बातें, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो नोन एज बीओटी। बीओटी का मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड, यही बैलेंस ऑफ ट्रेड है। उसके बाद नेक्स्ट लिखो सर्विसेज। लिखो इन दिस हेड वी रिकॉर्ड exports and imports of services, comma services are intangibles. Services are intangibles, full stop. ठीक, कंटिन्यू रखना। services like services like banking, comma insurance, comma IT, IT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, कॉमा शिपिंग, shipping etc. are exported and imported, full stop। ठीक है भाई, अब मुझे बताओ दूसरा हेड क्या है? सर्विसेज। सर्विसेज क्या होती है? इंटेंजिबल्स। अब सर्विसेज कौन कौन से टाइप की मैंने बता दिया, फॉर एग्जांपल बैंकिंग, इंश्योरेंस, आईटी, शिपिंग एक्सेट्रा, इन दोनों को क्या करा जाता है? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ, थर्ड पॉइंट पे, इनकम्स, ठीक है ना, लिखो these are the factor incomes, these are the factor incomes which are recorded, in this head, in this head, ठीक, full stop, कंटिन्यू रखो। incomes like लिखो COE। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, COE का मतलब बताओ कोई? compensation of employee. वेरी गुड, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ये पता है, दूसरी तीसरी बार पढ़ रहा है ये सारी चीजें। और कंडीशन देख लो इसकी क्या है, दूसरी बार है ना। नेशनल इनकम कितनी बार पढ़ा है ये बताओ? तीसरी बार है। सीओई कहाँ पढ़ा है मैंने? फिर और क्या बोल रहा हूँ मैं? तुम्हें पढ़ने की जरूरत है घर पे बैठ के। लिखो कॉम्पेंसेशन, ऑफ एम्प्लॉइज, कॉमा, और बताओ ओएस, व्हाट इज ओएस? अब कैसे ध्यान आने लगी? Operating cycle. Operating surplus. ऑपरेटिंग सरप्लस, दैट इज रेंट, कॉमा इंटरेस्ट, कॉमा रॉयल्टी, कॉमा प्रॉफिट, and mixed income, and of self-employed,
ठीक है ना? सो any exchange की जगह मूवमेंट लिखो. So any movement of incomes between residents and non-residents and non and non-residents are recorded here. बात समझ में आई? अब देखो, पहला आपको गुड्स का समझ में आ गया है ना? अगर कोई भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होगा किसका? गुड्स का, बिटवीन टू कंट्रीज, रेजिडेंट्स एंड नॉन, कहां रिकॉर्ड होगा? कहां रिकॉर्ड होगा? बीओटी. कहां रिकॉर्ड होगा? बीओटी. बीओपी के करंट अकाउंट में कौन से हेड में जाके? गुड्स में. बीओपी के कौन से अकाउंट में जाके? करंट अकाउंट में जाके. कौन से हेड में जाके? गुड्स में. वहां पर रिकॉर्ड हो जाएगा. अगर कोई सर्विस लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड ऑल का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, करंट अकाउंट के, ठीक है ना, बीओपी के करंट अकाउंट के कौन से हेड में जाके? सर्विस वाले हेड में वहां रिकॉर्ड हो जाएगा. समझ में आ गई बात? ऐसे ही अगर बेटा आपको इनकम रिसीव हो रही है या आप इनकम पे कर रहे हो, अब देखो ढंग से सुनना, ये जो इनकम लिखवाई है, पता है कौन सी इनकम है? ये फैक्टर इनकम है. कौन सी इनकम है? अब ये फैक्टर इनकम क्या होती है? वैसे तो नेशनल इनकम का टॉपिक हो, मैंने नेशनल इनकम में डिटेल में बताया हुआ है बच्चों को, जिनको पढ़ाऊंगा थ्योरी उनको समझाऊंगा, बट फिर भी थोड़ा सुन लो. फैक्टर इनकम का मतलब होता है मेहनत की कमाई. अब मेहनत की कमाई का मतलब क्या होता है बेटा? वो इनकम जो आपने अर्न करी है, कमाई है ना? अर्न कब करते हैं? जब हम मेहनत करते हैं, है ना? मेहनत का मतलब मैं अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ, इन रिटर्न आपसे पैसे ले रहा हूँ. ये जो कमाई आ रही है, कौन सी कमाई है? फैक्टर इनकम. तो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे को फीस दे रहे हो, कौन सी इनकम है? मेरी फैक्टर इनकम. बट मान लो मेरा बर्थडे है, मेरे रिलेटिव्स आए, मेरे को 2,000 रुपए देके चले गए, ये क्या है? ये ट्रांसफर इनकम है. कौन सी ये इनकम है? ट्रांसफर। ट्रांसफर इनकम. गिफ्ट्स वगैरह यूनिलेटरल ट्रांसफर्स होते हैं. क्या होते हैं? तो वो मैंने मेहनत करके थोड़ी कमाई है. समझ में आ रही है बात? वो तो रिसीविंग्स है मेरी. एक होती है अर्निंग, एक होती है रिसीविंग. अर्निंग का मतलब मेहनत की कमाई. मेहनत की कमाई में हमेशा दो तरफा होती है. बायलेटरल, सर्विस दूंगा तब मेरे को पैसा मिलेगा. बट यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, बिना मेहनत करे पैसा मिल जाए, दैट इज यूनिलेटरल ट्रांसफर्स. तो अभी मैंने एक इनकम्स में किसकी बात करी? फैक्टर इनकम की. कौन सी कमाई? मेहनत की कमाई. कौन सी कमाई? मेहनत की कमाई. समझ में आ गई बात? ठीक है ना? अब मेहनत की कमाई तीन ही हो सकती है. ये थोड़ा डिटेल में यहाँ नहीं समझाऊंगा. कहाँ समझाऊंगा? नेशनल इनकम में. सीओई, ओएस और एमआई. सीओई का मतलब कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सरप्लस, और एमआई का मतलब मिक्स्ड इनकम. देखो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ. सीओई पता है कौन सी कमाई होती है? मैं अगर किसी के यहाँ काम करता हूँ, ठीक है, मैं उसका एम्प्लॉय हूँ, कोई मेरा एम्प्लॉयर है, इस तरीके से, तो मेरे को सैलरी, वेजेस वगैरह मिलेगी, तो वो यहाँ रिकॉर्ड होगी सीओई में. ठीक है. मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उस इन्वेस्टमेंट से मेरे पास इनकम आ रही है, तो वो ऑपरेटिंग सरप्लस में रिकॉर्ड होती है. कहाँ रिकॉर्ड होती है? तो मान लो मैंने कहीं प्रॉपर्टी खरीदी है, तो उस पर क्या आएगा? मैंने किसी को कैपिटल दे रखी है, उस पर क्या आएगा? ठीक है. मान लो मैंने अपने कॉपीराइट्स यूज करने को दे दिया किसी को, तो उस पर क्या देगा वो मेरे को? मान लो तुमने अपना सॉन्ग किसी को दे दिया, भाई यूज करो, तो वो तुम्हें क्या पे करेगा? रॉयल्टी पे करेगा ना. है तो इन्वेस्टमेंट ही, मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो. ठीक. ऐसी मान लो किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करा, तो वहां से क्या आएगा? प्रॉफिट. समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये इन्वेस्टमेंट इनकम होती है पूरी. और ये मिक्स्ड इनकम क्या होती है? मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड. एक बार बताओ, मैंने जो आपसे फीस ली थी, वो सीओई है क्या? आप मेरे एम्प्लॉयर हो, मैं आपका एम्प्लॉय हूँ, तो सीओई तो है नहीं. क्या मैंने इन्वेस्टमेंट करी हुई है? इन्वेस्टमेंट से इनकम आ रही है? नहीं. तो वो कौन सी इनकम है? फीस. मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड. जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड ही तो हूँ, है ना? तो वो जो कमाते हैं वो कहाँ आता है? मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. तो डॉक्टर है, मान लो डॉक्टर अपना क्लिनिक खोल के बैठा हुआ है, ठीक है, वो जो आपसे क्या लेता है? फी. फी तो लेता है, सैलरी तो नहीं लेता आपसे. क्या लेता है? फी. तो वो कहाँ रिकॉर्ड होगी? मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड. समझ रहे हो मेरी बात? तीन टाइप की इनकम होती है बस, चौथे टाइप की नहीं है. फैक्टर इनकम की बात कर रहा हूँ. ठीक है. तो ये कहाँ रिकॉर्ड होंगी? इनका लेना देना चलेगा इनकम्स का. कहाँ रिकॉर्ड होंगे? बीओपी के करंट अकाउंट में जाके. कहाँ पे? कौन से हेड में? इनकम में. ठीक है. इतनी बात समझ में आ रही है जो बता रहा हूं मैं? उसके बाद नेक्स्ट पे आओ. लिखो
unilateral transfers. Unilateral transfers. लिखो, these are single sided transactions. These are single sided transactions. For example, लिखो gifts, comma, donations, comma, grants, etc. ठीक है, bullet point change, any movement of unilateral transfers between residents and non-residents, residents and non-residents are recorded here, full stop. लिख लिया? हाँ भाई, अब जरूरी थोड़ी है सारी इनकम फैक्टर इनकम हो, है ना? कभी गिफ्ट भी मिलते हैं, डोनेशन, वो भी कहाँ रिकॉर्ड होते हैं? बीओपी के करंट अकाउंट में यूनिलेटरल ट्रांसफर, उसको इनकम में मत रिकॉर्ड कर देना, उसका अलग हेड है, क्या नाम है उसका? यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। बात समझ में आ गई? तो यानी मुझे बताओ कितने कंपोनेंट है करंट अकाउंट के? 4, ठीक है, पहला, दूसरा, उसके बाद कौन सी इनकम है? फैक्टर इनकम, और उसके बाद यूनिलेटरल ट्रांसफर्स क्या होते हैं? सिंगल साइडेड ट्रांजैक्शन। अच्छा, फैक्टर इनकम बायलेटरल होती है और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स यूनिलेटरल, मतलब वो बायलेटरल है, यूनिलेटरल सिंगल साइडेड, वो डबल साइडेड, ये सिंगल साइडेड। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है ना? अब मुझे बताओ दूसरा कंपोनेंट कौन सा है बीओपी का? वेरी गुड, हेड डालो कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलो भाई, आपको क्या लगता है? आपको देखने में तो लग रहा होगा कि सर देखो सारी ट्रांजैक्शन तो यहीं पर रिकॉर्ड हो गई, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की, है ना? गुड्स भी चला गया, सर्विस भी चली गई, इनकम भी और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स भी। तो आपको क्या लगता है, मुझे बताओ, ये कैपिटल अकाउंट में क्या रिकॉर्ड होगा? क्या रिकॉर्ड होगी? एसेट्स, मतलब एसेट गुड नहीं होता क्या? मशीनरी एसेट होती है, खरीदूंगा कहाँ रिकॉर्ड होगी? गुड तो है वो, इंपोर्ट कर रहा हूँ, खरीदूंगा तो, है ना? वो तो ऊपर चले जाएगी। यानी यहाँ क्या रिकॉर्ड होता है कैपिटल अकाउंट के अंदर? क्या मतलब? अरे तो किसी ने भी नहीं पढ़ा यार। हाँ, तुम्हें क्या लगता है? मैं तो जनरली पूछ रहा हूँ। अच्छा, मेरा क्वेश्चन समझ में आया? जो मैंने क्वेश्चन पूछा अभी, क्वेश्चन क्या था बताओ? क्वेश्चन था ये देखो, सारी चीज तो कहाँ चली गई? कहाँ पे? करंट अकाउंट के अंदर। गुड्स भी, सर्विसेज भी, इनकम्स भी, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स भी। तो कैपिटल अकाउंट के लिए क्या छोड़ दिया? कैपिटल अकाउंट में क्या रिकॉर्ड होगा? उसने आंसर कर दिया है वैसे। हाँ, अब मेरी बात जरा ढंग से सुनना, वो ये इन्वेस्टमेंट्स का मतलब क्या है? हाँ भाई, इधर सुनो भाई, मैं कह रहा हूं कोई भी ट्रांजैक्शन जो हमारी कंट्री की एसेट और लायबिलिटी पोजीशन पे इफेक्ट डालती है, वो कैपिटल अकाउंट के अंदर चुपचाप रिकॉर्ड हो जाती है। इस बात का मतलब क्या है? देखो, मैं कह रहा हूं बेटा, मैंने इन्वेस्टमेंट करी। क्या करी मैंने? मान लो मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी, ठीक है, यूएसए में। देखो ये रही प्रॉपर्टी, ठीक, ये रही। एक हट खरीद ली। कहाँ पे खरीदी है मुझे बताओ ये मैंने? यूएसए में एक मैंने हट खरीद ली, ठीक है। बताओ भाई, क्या ये प्रॉपर्टी मेरी इन्वेस्टमेंट है, हाँ या ना? पहले बताओ जल्दी से। यूएसए क्यों इन्वेस्टमेंट क्यों है? क्योंकि मैं वहां से क्या लूंगा? रेंट लूंगा। क्या लूंगा भाई?
रेंट दूंगा, है ना, लूंगा वहां से, किसी को दे दूंगा घर अपना और रेंट लेता रहूंगा। यानी मैंने ऐसे जगह पैसा लगाया जहां से रिटर्न आ रहे हैं। और कहीं भी आप पैसा लगाते हो वहां से रिटर्न आते हैं तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। क्या होती है? इन्वेस्टमेंट। मुझे बताओ जो प्रॉपर्टी खरीदी है ये कहाँ रिकॉर्ड करोगे? गुड आया थोड़ी है, गुड का मूवमेंट थोड़ी है, वो तो वहीं पे है। कहाँ रिकॉर्ड करोगे? सर्विस भी नहीं है, ठीक। अरे वो तो रेंट होगा ना, वो तो इसके ऊपर जो इनकम आ रही है रेंट, वो तो आप वहां रिकॉर्ड कर दो ऊपर। बट यहां से अमाउंट गया भी तो है, तभी तो प्रॉपर्टी खरीदी, वो अमाउंट को कहाँ रिकॉर्ड करोगे? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में। अब मेरी बात समझ में नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, चलो छोड़ो छोड़ो। मैंने एप्पल कंपनी जो यूएसए में रजिस्टर्ड है वहीं के स्टॉक मार्केट में उसके शेयर्स खरीद लिए। यहां से पैसा तो जाएगा, है ना, खरीद लिए, बहुत सारे शेयर्स खरीद लिए। शेयर्स के ऊपर मेरे को डिविडेंड आता है। क्या आता है? डिविडेंड। डिविडेंड एक्चुअली प्रॉफिट का पार्ट होता है, ठीक है। तो मेरे को डिविडेंड देती है कंपनी। वो डिविडेंड ना मेरी इनकम है। क्या है मेरी? वो तो कहां रिकॉर्ड हो जाएगी? इनकम में। कहां पे जाके? करंट अकाउंट के इनकम वाले हेड में। बट यहां से जो मैंने शेयर्स खरीदे, वो जो ह्यूज अमाउंट गया है, वो कहां रिकॉर्ड होगा? वो कैपिटल। अब मेरी बात समझ में आ रही है? तो यानी यहाँ पे वो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती हैं जो कहीं ना कहीं एसेट और लायबिलिटी पोजीशन पे इफेक्ट डाल रही है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्या होती है हमारी? एसेट। क्या होती है? तो अगर अगर मैं क्या कर रहा हूं, अच्छा एक बात सुनो, मैंने किसी को लोन दिया, उधार दिया, तो यूएसए वालों को उधार चाहिए था, ठीक है, उन्होंने मेरे से लोन मांग लिया, मैंने दे दिया डॉलर्स में। तो वो सामने वाली जो बंदा है ना, उसके पास जिसके यहाँ लोन गया, वो मेरी इन्वेस्टमेंट ही तो है। क्यों? क्योंकि वो मेरे को क्या पे करेगा? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। समझ में आ गई बात? तो वो भी तो यहीं पे रिकॉर्ड होगा। अच्छा, ऐसे अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो भी तो हमें लोन दे सकते हैं। हमें जरूरत थी, हमने बोला भाई लोन दे दो, उन्होंने बहुत सारा लोन दे दिया, है ना। आज ये इन्वेस्टमेंट उनकी है, बट मेरी क्या है? लाइबिलिटी। जब भी हमारी बोरिंग्स बढ़ती है तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाती। तो कहने का मतलब ये है कि बेटा, अगर पैसों का ट्रांसफर चल रहा है, कैपिटल ट्रांसफर चल रहा है, कैपिटल मतलब पैसों का ट्रांसफर चल रहा है इधर से उधर, समझ में आ गया, और उसकी वजह से मेरे कंट्री की एसेट और लाइबिलिटी पोजीशन पे इफेक्ट आ रहा है, तो वो कहां रिकॉर्ड होंगी? कैपिटल अकाउंट में। लिखे? बात समझ में आ गई? लिखो भाई। इन दिस अकाउंट we record transactions, we record transaction which affects assets and assets and liability position, assets and liability position of the country, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट्स, बोरोइंग्स, एटसेट्रा। बात समझ में आ गई? कौन सी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी? इन्वेस्टमेंट मत बोलो, वो तो उसने वो ट्रांजैक्शंस कौन से जो हमारी कंट्री की, हाँ, एसेट्स और लायबिलिटी पोजीशन को क्या करेंगी? अफेक्ट करेंगी। समझ में आ गई बात? ठीक। अगेन क्वेश्चन लिखना। लिखो व्हाट इज कैपिटल अकाउंट, व्हाट इज, हाँ, व्हाट इज कैपिटल अकाउंट एंड एंड व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स एंड व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है भाई। अगेन देखो क्वेश्चन दिख रहा है, जैसे ऊपर करके आए वैसे यहाँ पे कैपिटल अकाउंट क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, ठीक है ना। आओ जरा, कैपिटल अकाउंट की डेफिनेशन तो समझ में आ गई, दोबारा नहीं लिख पा रहा, सीधा कंपोनेंट्स पे चलते हैं। हेडिंग डालो नीचे, कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट लिखो, लिखो फॉरेन
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं बताओ भाई? एफडीआई। एफडीआई। अभी जो टॉपिक चल रहा है ना, ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, ठीक है? एफडीआई लिखो, लिखो, these are the investments which is made in at least 10% of the 10% of the equity share capital, equity share capital of the company, of another country. पहला पॉइंट। दूसरा लिखो, ठीक है? लिखो, such investments are stable. Such investments are stable in the sense that there is no withdrawal, at short notice. नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, लिखो, such investments give control over management and operations, of the investment, ठीक है? उसके बाद एक और पॉइंट लिखो, these investments contribute directly, हैदर से गेट खोल देना, directly in the production process. अब देख रहे हो मैं थोड़ी डिटेल में लिखवाया ये पॉइंट, है ना? उसका रीजन है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी आगे पता चलेगा, बट थोड़ी सी मैं बात बता दूं। हाँ भाई, क्या पढ़ने जा रहे थे बताना? किसके कंपोनेंट्स? कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स। बट मेरी बात को जरा ढंग से सुनना। मैं कह रहा हूं बेटा, पहला देखो, मैंने आपको बता दिया दो टाइप की ट्रांजेक्शन चलिए, इन्वेस्टमेंट्स की और बोरोइंग्स की, है ना? एसेट की और लाइबिलिटी की, ठीक है? तो इन्वेस्टमेंट्स के भी टाइप है, जिसमें से पहला टाइप मुझे बताना क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको शॉर्ट में हम क्या बोल सकते हैं? एफडीआई। अब देखो नाम से ही सब काम समझ में आ रहा है इसका, ठीक है ना? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पहली बात तो वो इन्वेस्टमेंट जो कहां से आ रही है? बाहर से, ठीक है? डायरेक्ट का मतलब सीधा पता है कहां पे आके इन्वेस्ट कर रहे हैं? हमारी कंट्री के प्रोडक्शन प्रोसेस में। यानी एप्पल कंपनी अगर आके सीधा यहाँ पे क्या लगा दे, अपनी फैक्ट्री, बोले हम यही मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो क्या है? एफडीआई। डायरेक्टली आके प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर उन्होंने क्या कर दिया? इन्वेस्ट कर दिया, ठीक? पहली बात, अब कौन सी इन्वेस्टमेंट को हम एफडीआई बोले? कौन सा पैसा जो बाहर से इंडिया के अंदर आ रहा है उसको हम एफडीआई बोले? तो सरकार ने 1985 का जो बजट आया था उसके अंदर एक डेफिनेशन दी थी। वो डेफिनेशन क्या थी?
कि हमारी कंट्री के अंदर अगर कोई भी कंपनी आके, बाहर से कोई कंपनी आ रही है हमारी कंट्री के अंदर, और किसी कंपनी के एटलीस्ट बेटा 10% दिख रहा है, देखो यहाँ लिखा 10% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल खरीद लेती, यानी किसी कंपनी का आपने कितना खरीद लिया एटलीस्ट, कम से कम 10 से नीचे नहीं, 10 से ज्यादा ही ज्यादा, 10 40 50 60 अगर आपने खरीद लिया, मान लो आपने 30% किसी कंपनी का खरीद लिया, तो सरकार उस इन्वेस्टमेंट को क्या बोल देती है, क्या बोलती है उसको, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पहली बात, इंडिया के अंदर एक रूल है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, सुन लो जरा मेरी बात, कोई भी कंपनी बाहर से आके यहाँ पे इंडिपेंडेंटली ऑपरेट नहीं कर सकती, उसको क्या करना पड़ता है, किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ मर्जर या कुछ भी टाई अप करके काम करना पड़ता है, पता है सबको बात, है ना। तो मैं कह रहा हूं अगर कोई कंपनी आ रही है और किसी से टाई अप कर रही है, तो टाई अप करने के बेसिस भी तो होते हैं। सरकार कह रही है आपको एटलीस्ट कितना खरीदना उसका, 10% ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल अगर आपने खरीद लिया तो उसको हम क्या बोलेंगे, एफडीआई। अब मेन बात है सरकार उसको एफडीआई क्यों बोल रही है, बेटा 10% किसी भी कंपनी का छोटा कम बात नहीं होती, बहुत ज्यादा बात होती है। यार ये हमेशा हमारी क्लास में क्यों होता है, एक सेकंड रुक जाना बस, ठीक है। आवाज आ रही है बेटा, हाँ भैया। बस वेरी गुड, अच्छा वो मुझे लगा डिस्कनेक्ट हो गया, पहली बार हुआ है कनेक्टेड है। हाँ भाई, मैं कह रहा हूं जरा मेरी बात को ढंग से सुनना, 10% किसी भी कंपनी का कम नहीं होता। अगर मेरे पास किसी कंपनी का 10% ज्यादा है, मान लो 15% है मेरे पास रिलायंस का 15% है, सीधे जाऊंगा रिलायंस के गेट पे लात मारूंगा और सीधे जाऊंगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, और वहां पे जाके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे ऐसे बैठ जाऊंगा, ठीक है, ऐसे चेयर हिलाऊंगा वहां पे जाके, क्यों, रिलायंस का 15% बहुत बड़ी बात है, अगर मेरे पास रिलायंस का 15% होता ना, तो मैं उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर होता। और मुझे बताओ वहां पे अगर मैं बैठा हूं तो मेरी चलेगी नहीं चलेगी, डिसीजन में पार्टिसिपेट करूंगा नहीं करूंगा। रिलायंस कह रही है नहीं हम ओडिशा में प्लांट लगाएंगे, मैंने ओडिशा में लगाएंगे, पंजाब में लगाएंगे, ठीक है, तो मेरी चल रही है, जो मैंने पैसा दिया है 15% उस पर मेरा कंट्रोल है। ऐसी इन्वेस्टमेंट को सरकार क्या बोलती है बताओ, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब बात समझ में आ रही है, सरकार ने एक लिमिट डिसाइड करी है। अब ये मत सोच लेना कि भैया आपका राज चलने के लिए तो आपके पास 50% से ज्यादा होना चाहिए, वो बात अलग है, वो मेजोरिटी डिसीजन है, ठीक है। बट मैं बोल रहा हूं मैं अपना 15% का तो मालिक हूं, ठीक है, मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर बैठ जाऊंगा वहां पे जाके, समझ रहे हो मेरी बात को। तो बेटा 10% किसी कंपनी का छोटा अमाउंट नहीं होता, बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो इट गिव्स कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस या मैनेजमेंट। देखो सामने थर्ड पॉइंट मैंने क्या लिखवाया है, बताओ मुझे, इस टाइप की इन्वेस्टमेंट्स क्या देती हैं, कंट्रोल देती हैं, क्या देती हैं, कंट्रोल किस चीज के ऊपर, मैनेजमेंट पे कंपनी के और ऑपरेशंस पे। अब मेरी चलने लगती है वहां पे, तो इसको सरकार एफडीआई बोल रही है। दूसरी बात, अब किसी भी कंपनी का 10% एटलीस्ट कम तो बात नहीं है, बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट होता है, तो बाहर से कोई कंपनी आके इन्वेस्ट कर रही है अगर किसी कंपनी के अंदर, उसका 10% खरीद रही है, तो इट इज अ ह्यूज अमाउंट, करोड़ों में होता है, ठीक है ना, अरबों में। तो वो कंपनी उसको शॉर्ट नोटिस पे विड्रॉ नहीं कर सकती, यानी वो हमारे यहाँ पैसा बना हुआ रहेगा हमारी इकोनॉमी के अंदर, तो इट इज स्टेबल। क्या बोला मैंने, इट इज इन द सेंस दैट देयर इज नो विड्रॉल एट शॉर्ट नोटिस, शॉर्ट नोटिस पे कोई भी पैसे का विड्रॉ नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही है। तो यानी पहला पहला क्या कितने परसेंट आपको करना है इन्वेस्ट, एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब कम से कम 10% ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी ऑफ अनदर कंट्री, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला, ये क्या रहती है, स्टेबल इन द सेंस दैट देयर इज नो विड्रॉल एट शॉर्ट नोटिस। क्यों नहीं होता विड्रॉल, बिकॉज दीज इन्वेस्टमेंट्स आर ह्यूज, बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, ठीक है। तीसरी बात, फायदा क्या है, इट गिव्स कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। और ये सीधा पता है कहां पे इन्वेस्टमेंट होती है, सीधा प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर। कहां पे होती है, सीधा प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर। मेरी बात समझ में आ रही है, ये चार बातें ध्यान रखनी है हमें, ठीक है। पहला, इट एटलीस्ट 10% ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी ऑफ अनदर कंट्री। उसके बाद इट इज स्टेबल इन द सेंस दैट देयर इज नो विड्रॉल एट शॉर्ट नोटिस। उसके बाद इट गिव्स कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट या बिजनेस। उसके बाद ठीक है, कहां पे हो रही है, सीधा डायरेक्टली इन दी प्रोडक्शन प्रोसेस। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसकी अपोजिट पता है कौन सी होती है, हेडिंग डालो जल्दी से, लिखो, बस हेडिंग डाल के छोड़ देना। सेकंड, पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स, जिसको जनरली आपकी बुक में तो पोर्टफोलियो ही बोला जाता है,
जनरली इसको FII बोला जाता है। FII का मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, अब ये क्या होती हैं इसकी बात हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। ठीक है, तो 4 वाली क्लास में 5 मिनट का ब्रेक है, फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं नेशनल इनकम अपना। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। चलो भाई, बाय बाय, टेक केयर।